हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम अगेन टू सोशियोलॉजी। आज सोशियोलॉजी की सीरीज में अपन दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। दूसरा लेक्चर है, चैप्टर वही है। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में लेक्चर 2 है और चैप्टर का नाम वही है। आज के लेक्चर में अपन क्या क्या कोशिश करेंगे कवर करने की। फंक्शनलिज्म की ब्रॉड आउटलाइन समझेंगे, फंक्शनलिज्म क्या है, इसका मेन आइडिया क्या है। फिर मार्क्सिज्म, उससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी, फेमिनिज्म, इंटरेक्शनिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म। देखते हैं इनमें से आज कितना कवर कर पाते हैं। अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएं उससे पहले जरूरी है कि पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था उसका एक हल्का सा ब्रीफ रिकैप ले लें। तो आइए पिछले लेक्चर का एक रिकैप ले लेते हैं। पिछले लेक्चर में हम जब मिले थे सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के पहले चैप्टर के पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि बिहेवियर क्या है। बिहेवियर इंस्टिंक्टिव हो सकता है और लर्नड हो सकता है। इंपल्सिव होता है जो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर होता है, और इंस्ट्रक्टिव होता है जो लर्नड बिहेवियर होता है। उसमें क्या दो फीचर्स हैं, नीड होती है और उसमें चॉइस इन्वॉल्व होती है। फिर हमने समझा था कल्चर क्या है, दो लोगों के हिसाब से समझी थी। राल्फ लिंटन वो कहता है वे ऑफ लाइफ है, और क्लाइड क्ल्यूकेन बोलता है कि डिजाइन फॉर लाइफ है या लिविंग है। फिर हमने इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर समझी थी, मतलब कोऑपरेशन, ऑर्डर और पीस के लिए सोसाइटी में कल्चर की जरूरत है। फिर हमने समझा था सोशलाइजेशन क्या है और उसके दो टाइप्स, प्राइमरी और सेकेंडरी। उसके बाद समझा था हमने इंपॉर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन। फिर देखी थी हमने नॉर्म्स क्या है, गाइडलाइंस फॉर द स्पेसिफिक सिचुएशन। सैंक्शंस क्या है, नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, फॉर्मल हो सकते हैं, इनफॉर्मल हो सकते हैं। फिर हमने समझा था कि इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्शन, जो सैंक्शंस हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो इन्फोर्समेंट ऑफ नॉर्म्स, सोशल कंट्रोल और सोशल ऑर्डर। फिर हमने समझा था वैल्यू से क्या मतलब है, जनरल गाइडलाइंस है, स्पेसिफिक सिचुएशन से रिलेटेड नहीं है, जेनरिक। फिर हमने समझा था कि स्टेटस क्या है, ये कितने तरीके का हो सकता है, एस्क्राइब्ड और अचीव्ड, दो तरीके का। फिर हमने समझा था कि रोल क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिहेवियर फ्रॉम एन इंडिविजुअल होल्डिंग ए स्टेटस। ठीक है, आई थिंक वी हैव रिकैप ऑफ आवर ऑल प्रीवियस लेक्चर। आज हम शुरू करते हैं अपना कोर आइडिया। आज के लेक्चर का है फंक्शनलिज्म। इसका क्या मतलब है, किसने प्रतिपादित किया, कौन इसका फाउंडिंग फादर है, किसने इसको विकास पूरे फुली डेवलप किसने किया, इस तरह की चीजों को अपन समझेंगे आज के लेक्चर में। फंक्शनलिज्म इमर्ज कब हुआ, 19th सेंचुरी, और कहाँ हुआ, यूरोप में इसका इमर्ज हुआ, इमरजेंस। जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फंक्शनलिस्ट है उसका नाम है इमाइल डर्खीम। हिंदी में बोलते हैं इसको इमाइल दुर्खीम। फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट था। जो फंक्शनलिज्म है उसको कंप्लीटली, उसको ओरिजिनल शेप में लेके आना, फंक्शनलिज्म को एस्टेब्लिश करना एक थ्योरी के तौर पर सोशियोलॉजी में, उसका नाम है टॉलकट पार्सन्स। अभी हम ना इमाइल डर्खीम पढ़ेंगे न टॉलकट पार्सन्स पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे कि फंक्शनलिज्म की मेन आइडिया क्या है, क्या बाउंड्रीज है इसकी, कैसे समझें कि फंक्शनलिज्म में होता क्या है। मतलब ऐसा है कोई, जैसे मैं दिल्ली का तुम्हें इंट्रोडक्शन दूं और उसमें बताऊं कि उसमें मेट्रो होती है, उसमें संसद भवन है, वो देश की राजधानी है ना। तो इस तरह की चीजें जो बाहर से दिखाई देती हैं उनको बताना, अंदर नहीं जाना है कि मेट्रो का जो कितने गेट होते हैं, कैसे एंट्री होती है, ये नहीं। वो जब टॉलकट पार्सन्स पढ़ेंगे तब अंदर जाके समझेंगे फंक्शनलिज्म को। लेकिन अभी अपन बाहरी आउटलाइन समझेंगे कि फंक्शनलिज्म का, अगर किसी को कहना है कि ये फंक्शनलिज्म से रिलेटेड आइडिया है तो इसका क्या मतलब है। तो बड़ी बड़ी चीजें, मोटा मोटी चीजें समझने की कोशिश करेंगे कि फंक्शनलिज्म का क्या मतलब है। तो जो बेसिक आर्गुमेंट है फंक्शनलिस्ट का, अगर कोई थ्योरिस्ट फंक्शनलिस्ट खुद को घोषित करता है या कोई व्यक्ति ऐसी बात करता है जो फंक्शनलिस्ट के सिमिलर है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी बात फंक्शनलिस्ट से मैच खाती है और कौन सी नहीं। तो बेसिक आर्गुमेंट है कि जो सोसाइटी है ना अपनी,
वो एक ऑर्गेनिज्म की तरह काम करती है। इनका सीधा सा मामला है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म ले लो, मतलब आप ले लो डॉग, और इधर ले लो सोसाइटी। ये एक ऑर्गेनिज्म है और ये सोसाइटी। तो फंक्शनलिस्ट का कोर जो आइडिया है वो ये है कि ये सोसाइटी है, ये ठीक वैसे काम करती है जैसे एक डॉग काम करता है। कैसे? डॉग के डिफरेंट ऑर्गन्स होंगे, उसका लिवर होगा, उसका जो जो किडनी होंगी, डिफरेंट ऑर्गन्स है ना इसमें। अब ये जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं इस ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने में, इसकी लाइफ को सस्टेन करने में रोल प्ले करते हैं। इसके पैर हैं, फुट, इसकी टेल है, इसकी जीभ है, टंग, मतलब जो भी चीजें हैं, जितने भी ऑर्गन हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, वो सारे ऑर्गन कलेक्टिवली काम करते हैं कोऑर्डिनेशन में, और उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की लाइफ को सस्टेन करने में, मेंटेन करने में जो रोल प्ले करते हैं। ठीक वैसे ही सोसाइटी के भी कुछ ऑर्गन्स होते हैं, वो कलेक्टिवली कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। और वैसे जैसे जीव के ऑर्गन्स कलेक्टिवली इंटरकनेक्टेड रूप में काम करके जीव को जिंदा रहने में मदद करते हैं, आगे बढ़ने में मदद करते हैं, ठीक वैसे ही सोसाइटी के डिफरेंट ऑर्गन्स सोसाइटी को सस्टेन करने में, मेंटेन करने में, डेवलप करने में और कंटिन्यूएशन में मदद करते हैं। ये इनका कोर आइडिया है, मतलब हाउ सोसाइटी वर्क्स। तो ये कहेंगे फंक्शनलिस्ट कोई होगा तो जैसे एक जीव अपनी जिंदगी विभिन्न ऑर्गन्स की मदद से आगे बढ़ाता है, वैसे ही सोसाइटी एक जीव की तरह अपनी लाइफ को आगे बढ़ाती है। मतलब सोसाइटी की कंटिन्यूएशन उसके डिफरेंट ऑर्गन्स के कलेक्टिव कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन से सस्टेन कर पाती। ये इनका कोर आइडिया है। तो आप समझ आ पाए हमें? तो उन्होंने कहा कि जो सोसाइटी है वो एक ऑर्गेनिज्म की तरह काम करती है, उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। तो सोसाइटी जीव में जो ऑर्गेनिज्म है उसमें ऑर्गन्स को हम ऑर्गन्स बोलते हैं, लेकिन सोसाइटी के लेवल पे ऑर्गन तो बोलेंगे नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चर। डॉग में हमन ने देखा था इसमें लिवर है, किडनी है, फुट है, टंग है, ये चारों को हम बोल रहे हैं ऑर्गन। लेकिन सोसाइटी के केस में एजुकेशनल सिस्टम होगा, फैमिली होगी, इकोनॉमी होगी, पॉलिटी होगी, रिलीजन होगा, ये सब इसके ऑर्गन तो हैं। लेकिन सोशियोलॉजी में जाएंगे, सोसाइटी के रिस्पेक्ट में देंगे तो ये इसके ऑर्गन्स हैं, लेकिन इन ऑर्गन्स को ऑर्गन्स ना बोल के क्या टर्म देंगे? स्ट्रक्चर। समझ में आता कि सोशल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? मतलब डिफरेंट पार्ट्स जो लाइफ बीइंग में जाके ऑर्गन्स बन जा रहे हैं, वही सोसाइटी के कंपोनेंट्स, पार्ट्स स्ट्रक्चर कहलाते हैं सोशियोलॉजी में। तो अब समझ में आ रहा सोशियोलॉजी में स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? कि सोसाइटी के कंपोनेंट्स, पार्ट्स। सोसाइटी इज मेड अप ऑफ वेरियस पार्ट्स, दिस पार्ट्स आर नोन एज सोशल स्ट्रक्चर। बहुत लॉजिकली आगे बढ़ना है, बहुत क्लियरली आगे बढ़ना है, बहुत कंपैरेटिव मोड में और एनालिटिकल मोड में आगे बढ़ना है। सब्जेक्ट साइंटिफिक है, साइंटिफिकली ही पढ़ेंगे, कोई रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे साथ बने रहे। ऐसे समझेंगे जैसे मक्खन की तरह, बड़ा आराम से, स्मूथली। ठीक है? अब अपने समझ लिया कि सोशल स्ट्रक्चर क्या मतलब है। कुछ नहीं है भाई, सोसाइटी है एक ऑर्गन, और सोसाइटी को काम करने के लिए चाहिए, सोसाइटी है एक ऑर्गेनिज्म, और सोसाइटी को काम करने के लिए डिफरेंट ऑर्गन। वो जो सोसाइटी के लिए ऑर्गन्स हैं पार्ट्स कहलाते हैं, पार्ट्स को ही कहते हैं सोशल स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर? चलो, अब वो जो सोशल स्ट्रक्चर है ये बनेगा कैसे? मतलब मानो मैंने बोला कि एक फैमिली है, ये सोशल स्ट्रक्चर है, लेकिन एग्जिस्टेंस में पार्ट आएगा कैसे? जैसे हमने बोला कि जो किडनी है, कुत्ते में जो किडनी है वो एक ऑर्गन है,
तो वो कुछ किसी तो बना होगा, तो नेफ्रॉन बोलते हैं ना उसको, नेफ्रॉन्स। इंग्लिश आप देख लेना, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। तो नेफ्रॉन से बनी होती है किडनी। डिवीजन जब करते हैं, मान लो मैं एक ऑर्गेनिज्म, मान के लो हूं ऑर्गेनिज्म, मैं एक ऑर्गेनिज्म हूं, एक एंटिटी के तौर पर दिख रहा हूं, लेकिन क्या मैं कुछ कंपोनेंट से मिलकर बना हूं? ये मेरे हाथ हैं, ये मेरे दो पैर हैं, ये मेरा सर है, ये मेरा धड़ है, मैं इन ऑर्गन से मिलकर बना हूं। अब ये जो ऑर्गन है ये भी तो किसी से मिलकर बना होगा, एक ये अगला हिस्सा, एक पिछला हिस्सा, ये उंगलियां, फिर ये उंगलियां भी तो किसी से मिलकर बनी होंगी, टिश्यूज। फिर टिश्यू किससे बने होते हैं? सेल। सेल किससे बनी होती है? और फर्दर डिवीजन डिवीजन डिवीजन। बायोलॉजी याद करो, कक्षा 9 बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सोसाइटी के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स है, पार्ट्स है, उनको बोलते हैं स्ट्रक्चर्स। अब जो स्ट्रक्चर्स है वो किससे बनता है? वो भी तो किसी से बना होगा। सोसाइटी बनी है स्ट्रक्चर से, तो स्ट्रक्चर किससे बना है? उसको कहते हैं इंटरकनेक्टेड रोल्स एंड नॉर्म्स। रोल्स या नॉर्म्स जो भी है, पब्लिक इसलिए यूज करते हैं, हमने पिछले लेक्चर में समझा था कि नॉर्म्स क्या है, गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस किस लिए है? एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिचुएशन में आपको कैसे एक्ट करना है, यही तो नॉर्म था। तो जो नॉर्म है ये क्या बोल रहा था कि पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे एक्ट करोगे, उसकी गाइडलाइन ही तो थी ये। तो अल्टीमेटली था क्या ये? एक्ट, हाउ टू एक्ट, कंडक्ट के लिए गाइडलाइन है, बता रही है कि इस सिचुएशन में आपको ये करना है। तो जो एक्ट है वही तो रोल होता है। तो रोल को नॉर्म्स भी लिख सकते हैं इस जगह पर, हर जगह नहीं, ठीक है। अब देखो फैमिली है, उदाहरण के तो एग्जांपल से समझते। फैमिली है जो सोशल स्ट्रक्चर का पार्ट है, एक स्ट्रक्चर है। सोसाइटी के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में एक स्ट्रक्चर है। अब इस फैमिली में, इस स्ट्रक्चर में डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस होंगे। हमने पहले ही समझ लिया था कि स्टेटस होता क्या है। अब समझ में आ रहा है कि हम किसी चीज को क्रोनोलॉजी में क्यों पढ़ना चाहिए। अगर मैं आपको सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, ये फंक्शनलिज्म पढ़ाने से पहले स्टेटस और नॉर्म्स और रोल्स ना बताता तो आपको समझ ही नहीं आता कि मैं बात क्या कर रहा हूं। इसलिए मैंने स्टेटस पहले ही डिस्क्राइब कर दिया था। तो सोसाइटी, फैमिली है एक स्ट्रक्चर। इस फैमिली के स्ट्रक्चर में कुछ स्टेटस होंगे, जैसे कोई वाइफ होगी, कोई हस्बैंड होगा, कोई फादर होगा, कोई मदर होगी, कोई सन होगा, कोई डॉटर होगी। इस तरह के स्टेटस होंगे। हर स्टेटस से जुड़े हुए कुछ न कुछ नॉर्म्स होंगे, कुछ जिम्मेदारियां होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। उन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज और नॉर्म्स को बोलते हैं रोल्स। मतलब आप कुछ ऐसे समझिए, जैसे ये एक फैमिली है, बहुत सिंपल ही समझना है, कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। इसमें, इस फैमिली में अपन 4 चीजें लेते हैं। यहां लेते हैं मदर, यहां लेते हैं फादर, ठीक है। यहां लेते हैं एक सन और यहां लेते हैं एक डॉटर। अब अपन को समझना है ये एक स्ट्रक्चर है। ये क्या है? एक स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर। ये एक स्ट्रक्चर है। अब ये बनेगा कैसे, आया एग्जिस्टेंस में कैसे आएगी फैमिली? तो ये, इसका स्टेटस, मदर का स्टेटस है एक फीमेल का, एक मेल है उसका स्टेटस है फादर का, एक अदर फीमेल है उसका स्टेटस है डॉटर का, और एक अदर मेल है उसका स्टेटस है सन का। अब इस फैमिली को एग्जिस्टेंस में आने के लिए, स्ट्रक्चर को, इन हर एक का कुछ ना कुछ स्टेटस हमने डिसाइड पहले कर दिया। जैसे ही हम स्टेटस डिसाइड करते हैं उसी से अटैच कर देते हैं क्या? रोल। क्योंकि स्टेटस और रोल को आप डिटैच नहीं कर सकते। जैसे ही आपके पास कोई स्टेटस आएगा सोसाइटी से, उसके साथ कुछ न कुछ रोल, कुछ न कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी आएगी ही आएगी। दुनिया में ऐसा कोई स्टेटस नहीं है जिसके लिए कोई डिफाइंड रोल ना हो, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो। मदर है,
ये बात अलग है कि इंडियन सोसाइटी में मदर का रोल यूएसए की सोसाइटी के मदर के रोल से अलग हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इंडियन सोसाइटी की मदर का रोल तो है लेकिन यूएसए में मदर का कोई रोल ही नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता। रोल होगा, रोल चेंज हो सकता है सोसाइटी टू सोसाइटी, ये डिपेंड किस पर करेगा, उस सोसाइटी के पर्टिकुलर सेट ऑफ नॉर्म्स पर, कल्चर पर। अब इसका कुछ रोल होगा, मान के चलते इनका रोल है भैया केयर करना, सबकी केयर में खाना बनाना और जो काम केयर कर जैसे बना सकती हैं वो करती हैं, पूरी केयर, देखभाल करना, पूछताछ करना, होमवर्क करवाना, वटएवर, कोई सोसाइटी में ये रोल है। ऐसे ही इस फादर के स्टेटस के साथ कुछ रोल अटैच्ड होंगे। इसके साथ क्या क्या रोल होंगे भैया, ये लाइवलीहुड कमाएगा, ये सिक्योरिटी का ध्यान रखेगा, कोई घर में आके धमकी ना दे जाए, मारपीट ना कर जाए, है ना, ये इसके रोल्स हो गए। ऐसे ही कुछ इनके रोल्स होंगे, घर में पानी खत्म हो गया है, घर का बिजली का बिल पे करना है, उनसे बोल दो भाई ये कर दे, रिचार्ज खत्म हो गया है, किसी के से सब्जी लेके आनी है बाहर से, पड़ोसी यहाँ से, तो इनका भी कुछ रोल होगा, तू आटा पिसा के ले आ भैया, है ना, बोलते लड़के से बोल देते जा आटा पिसा के लेके आ, सब्जी ले आ, बाहर का जो काम जितने भी रहते हैं सब इससे करवाते हैं। तो इसके भी कुछ रोल्स हैं, हमने देखा इसके भी कुछ रोल्स थे और इसके भी कुछ रोल्स थे और इसके भी कुछ रोल्स थे, यानी एक स्ट्रक्चर में कुछ स्टेटस होते हैं, उनसे अटैच्ड रोल होते हैं। अब जो इसका रोल है इन तीनों से इंटरकनेक्टेड है। मैं पेन डिफरेंट ले लेता हूं ताकि आपको समझा सकूं। जो इसका रोल है वो इन तीनों से इंटरकनेक्टेड होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये सब्जी बना रही है और ये खुद खा जाएगी, या इसको देगी इसको नहीं देगी, रेयर केस में ऐसा हो सकता है, गुस्से हो गई पूजा बाहर तेरे को नहीं देंगे, ऐसा होता है फैमिलीज में, अक्सर होता है कि तुझे आज खाना नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा मिलेगा, ऐसा होता है। लेकिन इन जनरल जो इसका रोल है वो तीनों के इंटरकनेक्शन में है। ऐसे ही इस फादर का जो रोल है वो इन तीनों के इंटरकनेक्शन में है, इन तीनों के लिए ही फादर का रोल होगा, मतलब इन तीनों के रोल से इंटरकनेक्टेड होगा। अगर तू अच्छे मार्क्स लाएगा तो पॉकेट मनी बढ़ा दी जाएगी, ये फादर का रोल हुआ नहीं हुआ, इससे इंटरकनेक्ट हुआ। अगर तू 10वीं में 90+% लाएगी तो लैपटॉप दे दिया जाएगा डेल का, या आईफोन दे दिया जाएगा प्रो मैक्स, है ना। ऐसे ही इसके जो रोल्स हैं वो इन तीनों से इंटरकनेक्टेड होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। माँ के रिस्पेक्ट में अलग तरह के रोल्स होंगे, बहन के रिस्पेक्ट में अलग तरह के रोल्स होंगे, पिताजी के रिस्पेक्ट में अलग तरह के रोल्स। ऐसे ही इस कैंडिडेट के जो रोल्स है वो इन तीनों के रिस्पेक्ट में होंगे। तो आपने देखा कितनी खिचड़ी बनी हुई है एक फैमिली के स्ट्रक्चर को पाइपलाइन में लेने के लिए। मतलब एक फैमिली का स्ट्रक्चर एग्जिस्टेंस में कैसे आता है, इंटरकनेक्टेड क्या होना चाहिए, रोल्स एंड स्टेटसेस। मतलब कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होगा, ग्रुप ऑफ पीपल के लोगों के सबके अपने अपने स्टेटस होंगे और सबके स्टेटस एंड रोल आपस में इंटरकनेक्टेड। इस खिचड़ी से आपको समझा पाया हूं मैं अब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन डिफरेंट कलर इसलिए यूज करे थे ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। तो इंटरकनेक्टेड, ये कुछ थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हो, हार्ट, दिल, धड़कने वाला दिल, इसी की बात कर रहा हूं। बायोलॉजी में जाओ, उस वाले दिल में मत जाओ। बायोलॉजी वाले दिल में देखोगे तो बड़ा ऐसा दिल नहीं होता है। असल में दिल इतना खराब होता है कि तुम देख भी नहीं पाओगे। इतनी नली वली निकली होती है, वो कहीं फेफड़े से जुड़ा है, कहीं किसी से जुड़ा है, कहीं किसी से जुड़ा है। इतनी कभी मतलब बहुत सी इमेजेस आती हैं जिसमें स्किन हटा के इंसान की बॉडी दिखाई जाता है, जिसमें नेटवर्क ऑफ वेरियस मसल्स एंड
जो वीन्स और सिराएं जो भी होती हैं उनका एक देखा होगा जाल, नेटवर्क। ह्यूमन बॉडी की स्किन को हटा के जब देखा जाए तो उसमें नर्व्स का एक बड़ा जाल दिखता है। ह्यूमन बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ये जाल दिखता है, लेकिन सोसाइटी के केस में भी एक नेटवर्क होता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। तो जो नेटवर्क है इसका इंटरकनेक्टेड रोल्स एंड स्टेटस का जो नेटवर्क है वो क्या है, इनविजिबल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इग्नोरेबल है या उसको महसूस नहीं किया जा सकता, वो फीलेबल है लेकिन इनविजिबल है, दिखाई नहीं देता बस फिजिकली, लेकिन वो महसूस होता है, एग्जिस्टेंस उसकी होती है। ठीक है, तो सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर को हमने देखा कि सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इंटरकनेक्टेड रोल्स एंड स्टेटस। ठीक है, चलो अब हमने देखा कि कैसे फैमिली एक स्ट्रक्चर एग्जिस्टेंस में आता है, तो वो आता है कैसे, इंटरकनेक्टेड रोल्स एंड नॉर्म्स। समझ में आ गया, आगे बढ़ते। इट मींस सोशल रिलेशंस विद इन फैमिली स्ट्रक्चर्ड, मतलब बंधे हुए हैं इन टर्म्स ऑफ सेट ऑफ नॉर्म्स, क्योंकि हर स्टेटस से रिलेटेड कुछ सेट ऑफ नॉर्म्स होते हैं कि तुम पिता के होने के नाते ये करोगे, तुम माँ होने के नाते ये करोगी, तुम बेटा होने के नाते ये करोगे, तुम बेटी होने के नाते ये करोगे। तो हर एक स्टेटस से कुछ ना कुछ गाइडलाइंस, नॉर्म्स, सेट ऑफ रूल्स अटैच्ड होते हैं, उसी को रोल बोलते हैं। अब सवाल उठता है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं सोसाइटी में, कितने हो सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है क्वांटिटी सोसाइटी टू सोसाइटी, लेकिन कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो हर सोसाइटी में होते हैं और विजिबल है। उनमें शामिल है मेजर जो सोशल स्ट्रक्चर्स है, फैमिली हुई, लगभग हर सोसाइटी में होती है। फॉर्म ऑफ फैमिली बदल सकती है, कंफ्यूज हो गए, ठीक। मैं ये कह रहा हूं कि फैमिली दुनिया में हर जगह होगी, हर, चाहे वो डेवलप्ड हो सोसाइटी या अनडेवलप्ड हो या ट्राइबल हो, कहीं भी हो, सो फैमिली हर जगह होगी। जहां लाइफ है वहां फैमिली है। अब ये बात अलग है कि यूएसए की फैमिली अलग तरह की हो, इंडियन फैमिली अलग तरह की हो और ट्राइबल फैमिली अलग तरह की हो। तो फॉर्म ऑफ फैमिली में वेरी, बट फैमिली विल एवरीवेयर। तो फैमिली एक मेजर सोशल स्ट्रक्चर है। ऐसे ही दूसरा अपना सोशल स्ट्रक्चर है एजुकेशन। एजुकेशन भी एक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। यह बात अलग है कि कहीं धार्मिक ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं, कहीं साइंस पढ़ाई जाती है ज्यादा, कहीं कुछ और पढ़ाया जाता है, लेकिन एजुकेशन हर जगह है। ऐसे ही फैमिली, एजुकेशन, फिर आता है पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी इस सोशल स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है। कहीं प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कहीं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कहीं ट्राइबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कहीं फ्यूडल गवर्नमेंट है, कहीं ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है, नॉर्थ कोरिया की तरह, लेकिन गवर्नमेंट हर जगह है। ट्राइबल कम्युनिटी में भी गवर्नेंस होती है। ये बात अलग है कि उनका लीडरशिप चुना नहीं जाता, इसमें ज्यादा ताकत हो गई, वो छीन खा के मारने वाला बन जाता है लीडर, लेकिन होता वहां भी है गवर्नेंस सिस्टम। तो पॉलिटिकल सिस्टम एक नेक्स्ट सोशल स्ट्रक्चर है। सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी सोसाइटी के लिए जो स्ट्रक्चर है उसे बोलते हैं इकोनॉमिक सोशल स्ट्रक्चर। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो होगा यानी प्रोडक्शन करना, जहां भी लाइफ फॉर्म है उसके कंजप्शन के लिए कुछ न कुछ प्रोड्यूस करना होगा, किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी तरीके से। तो सोसाइटी तभी एग्जिस्ट कर सकती है जब वहां प्रोड्यूस होता हो, प्रोडक्शन होता हो। तो प्रोडक्शन के लिए जो सिस्टम लगता है उसे इकोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं, और ये एक मेजर सोशल स्ट्रक्चर है। ठीक है, समझे अपन? आपने क्या समझा? फंक्शनलिज्म का आइडिया क्या है, वो क्या काम है, एक ऑर्गेनिज्म की तरह काम करता है। अब अभी तक हमने क्या समझा? हमने समझा फंक्शनलिज्म,
फंक्शनलिज्म कैसे काम करता है? एक ऑर्गन की तरह, ऑर्गेनिज्म की तरह। ऑर्गेनिज्म की तरह क्या काम करता है? जो सोसाइटी है, फंक्शनलिज्म का कहना है जो सोसाइटी है वर्क जस्ट लाइक एन ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म में तो ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन सोसाइटी में क्या होते हैं? उसी ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं? पार्ट्स या स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर है वो किससे बना होता है? इंटरकनेक्टेड रोल्स। हमने रोल्स पहले ही समझ लिए, रोल्स एंड स्टेटस, ठीक है। इंटरकनेक्टेड रोल्स और मेजर, फिर उसके बाद हमने समझा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, फिर मेजर स्ट्रक्चर हमने सोसाइटी के समझे। उनमें 4-5 मेजर है। पहला है फैमिली, उसके बाद है इकोनॉमी, फिर उसके बाद है पॉलिटी मतलब पॉलिटिकल सिस्टम, उसके बाद है एजुकेशनल, उसके बाद है रिलीजियस, ये 5-6 जो है वो मेजर सोशल स्ट्रक्चर्स। ज्यादातर थ्योरिस्ट ने अपनी अपनी राय इन्हीं स्ट्रक्चर्स के ऊपर दी है। सोशोलॉजी में जब अंदर पढ़ेंगे तब फैमिली भी पढ़ेंगे, इकोनॉमी भी पढ़ेंगे, पॉलिटी भी पढ़ेंगे, एजुकेशन भी पढ़ेंगे और रिलीजन भी पढ़ेंगे, और इन पर सारे पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे कि फंक्शनलिज्म इस पर क्या बोलता है, मार्क्सिज्म इस पर क्या बोलता है, फेमिनिज्म इस पर क्या बोलता है, पोस्ट मॉडर्निज्म इस पर क्या बोलता है, इंटरेक्शनिज्म इस पर क्या बोलता है ना। तो सबके पर्सपेक्टिव इसी हर चीज पे समझेंगे। लेकिन फैमिली पर फंक्शनलिज्म क्या बोलता है इससे पहले जानना जरूरी है कि फंक्शनलिज्म है ही क्या। तो अभी हम वही कोशिश कर रहे हैं कि पहले ये समझ लें कि फंक्शनलिज्म है क्या। तो अपन ने यहां तक समझ लिया। अब आते हैं, हमने देखा सोसाइटी एक ऑर्गन की तरह काम करेगी, ऑर्गन की तरह काम करेगी तो वेरियस पार्ट से बनेगी, जिसे हम सोशल स्ट्रक्चर बोलेंगे। स्ट्रक्चर किससे बनेगा? इंटरकनेक्टेड रोल से। तो जो रोल है किसी पर्टिकुलर पार्ट का, इंडिविजुअल का नहीं, पार्ट का, जैसे ये है सोसाइटी, हमने बोला कि इसके मेजर जो इसके स्ट्रक्चर्स हैं वो उसमें फैमिली है, उसमें इकोनॉमी है, उसमें पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें रिलीजियस सिस्टम है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर्स हैं। अब इन स्ट्रक्चर्स का एक दूसरे पर जो इफेक्ट है, ये इस पर और ये इस पर क्या इफेक्ट छोड़ता है हर लेवल पर, मतलब सोसाइटी के कंपोनेंट हो गए। अगर इनमें भी कंपोनेंट की बात करें तो ये क्या है कि डिफरेंट रोल्स, स्टेटस के रोल्स इंटरकनेक्टेड है। S1 R1 मतलब एक आदमी उसका रोल, ऐसे S2 R2 दूसरा आदमी दूसरे का रोल, तीसरा S3 SR तीसरा आदमी तीसरा, और जो चौथा ऐसा स्टेटस 4 मतलब, और उसका R4, उसका फंक्शन भी अलग होगा। तो जो रोल है किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट का, सोसाइटी के लेवल पर कंपोनेंट क्या है? मेजर कंपोनेंट फैमिली है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, रिलीजन है, एजुकेशन है। सोसाइटी के कंपोनेंट का जो फंक्शन है, मतलब इसका इस पर इफेक्ट, तो वो इसका फंक्शन माना जाएगा। फैमिली का फंक्शन ये है कि वो प्रोडक्शन करे, कंजप्शन करे या रिप्रोडक्शन करे। तो 2 मेजर काम है उसके, रिप्रोडक्शन सोसाइटी को नए मेंबर देना, और कंजप्शन जो इकोनॉमी प्रोड्यूस करेगी उसको कंजप्ट करना। फैमिली के 2 मेजर रोल्स हैं, यानी जो रोल्स है वही फंक्शन बन जाता है। कब? जब वो दूसरे पार्ट से जुड़कर उस पर कोई इफेक्ट छोड़ता है। यानी कंजप्शन फैमिली का एक रोल ही तो है कंपोनेंट के तौर पर देखें तो। और ये जो कंजप्शन है
वो डिमांड क्रिएट कर रहा है। तो इकोनॉमी वाले सेक्शन पर फैमिली का जो इफेक्ट है वो क्या है, डिमांड क्रिएशन। तो फैमिली का फंक्शन क्या हुआ, डिमांड क्रिएशन एंड कंजप्शन। सोसाइटी को ये क्या दे रहा है, न्यू मेंबर्स। तो रिप्रोडक्शन इसका एक फंक्शन है। सोसाइटी के मेंबर्स को ये सोशलाइज करता है, तो सोशलाइजेशन इसका एक फंक्शन है। तो यहां हम जो रोल की बात करेंगे वो रोल ही उसका फंक्शन है। उसको कैसे समझना है कि पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में उस पर्टिकुलर पार्ट का, कंपोनेंट का उस स्ट्रक्चर में क्या रोल है या अदर्स पार्ट्स पर उसकी क्या इफेक्ट है। ठीक है, समझा पाया मैं? तो इफ देयर इज ए स्ट्रक्चर, अगर ऐसे पढ़ के समझे तो नाउ क्वेश्चन इज हाउ दैट स्ट्रक्चर वर्क्स। एक स्ट्रक्चर हमने मान लिया फैमिली है। अब फैमिली है तो फैमिली के स्ट्रक्चर में हमें समझना पड़ेगा कि अब फैमिली का जो स्ट्रक्चर है काम कैसे करता है। तो टू नो दीज स्ट्रक्चर्स, वर्क्स और फंक्शंस, जो उसका काम है, वी नीड टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ दैट स्ट्रक्चर एंड द रिलेशनशिप टू अ सोसाइटी एज ए होल। मतलब ऐसे समझे कि अगर ये सोसाइटी है, ये बनी हुई है डिफरेंट स्ट्रक्चर से। वो स्ट्रक्चर क्या हो सकते हैं, फैमिली, एजुकेशन सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, रिलीजियस सिस्टम। अब हमको समझने इनके फंक्शंस। तो ये स्ट्रक्चर काम कैसे करेगा सोसाइटी का, पूरे ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये काम कैसे करते हैं, तो ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। अब इंटरकनेक्शन को थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन से समझते हैं, अच्छे डेमोन्स्ट्रेशन से। मतलब ये फैमिली है, ये इकोनॉमी है और ये एजुकेशन है। अब देखो इंटरकनेक्शन समझते हैं। ये जो फैमिली है ये इसको क्या देगी, ये देगी इसको स्किल्ड मेंबर, सॉरी, ये जो फैमिली है ये इसको क्या दे रही है, ये फैमिली दे रही है इसको कंजप्शन का। आप भैया प्रोड्यूस करो, इकोनॉमी से बोलेगी कि आप जो भी प्रोड्यूस करोगे हम कंजप्ट करेंगे। दूसरा क्या देगी, ये लेबर फोर्स भी तो प्रोवाइड करेगी कंजप्शन के लिए, गुड्स ये इसको देगी, गुड्स एंड सर्विसेज। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, पेन का कलर चेंज। देखिए ये जो फैमिली है इसको दो चीजें देगी, एक लेबर प्रोवाइड करेगी, नहीं करेगी, मेंबर आएंगे कहां से, फैमिली से तो आते हैं। तो रिप्रोडक्शन करके मेल फीमेल मेंबर्स क्रिएट होंगे, ये लेबर के तौर पे इकोनॉमी में काम करेंगे। अभी इकोनॉमी इसको क्या देगी, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। समझ में, एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर से कैसे इंटरकनेक्टेड है, कुछ दे रहा है कुछ ले रहा है, एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर। तो सोशल स्ट्रक्चर काम कैसे करता है, इंटरकनेक्टेड रोल्स। फैमिली वाले में कैसे समझा था, अब हम बड़े स्तर पर समझ रहे हैं, सोसाइटी के स्तर पर। ऐसे ही ये जो फैमिली है इसको क्या देगी, मेंबर्स देगी। कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए जाएगा कौन, बच्चे आएंगे कहां से, फैमिली से। तो एजुकेशन सिस्टम को क्या देगी ये, फैमिली देगी मेंबर्स। अब इस एजुकेशन से सिस्टम से लेगे क्या, नॉलेज, स्किल्ड, क्वालिटी पर्सन। इसको सोशियोलॉजी की भाषा में क्या बोलते हैं, सोशलाइजेशन, सोशलाइज्ड मेंबर्स। सुना ना, पढ़ा लिख तो गया लेकिन दिमाग नहीं आया, या बहुत पढ़ा लिखा आदमी है,
बहुत एजुकेटेड आदमी है, बहुत समझदार आदमी है। तो ये बात आती कहाँ से है? ये बात इसलिए आती है कि एजुकेशन सिस्टम ने उसमें इन्वेस्ट किया है, सोशलाइज किया है, उसको उसे समझाया है कि कैसे चीजों को समझते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, है ना। ये सारी चीजें कहाँ सीखी उसने? क्या सही है क्या गलत है, इसको कहाँ सीखता है आदमी ज्यादातर केस में? एजुकेशन सिस्टम में, खासकर जेएनयू जैसे एजुकेशन सिस्टम में। वो गलत को गलत तो बोलते ही है, जो दूसरे के हिसाब से सही है उसको भी गलत बोलने की हिमाकत आ जाती है। हिमाकत कहां से आती है? नॉलेज से। आप में हिमाकत का मतलब गलत नहीं है, डेयरिंग। डेयरिंग का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, अगर मेजोरिटी कोई बात सही बोल रही है तो माइनॉरिटी में हिमाकत उसे गलत साबित करने की तभी आएगी जब वो सही नॉलेज हासिल कर लेगा। आप बड़ी मेजोरिटी की बात पर डिनाई तभी कर सकते हैं जब आपके पास ट्रू नॉलेज, एग्जैक्ट नॉलेज है। तो एजुकेशन सिस्टम वो चीज सोसाइटी को देता है, यानी सोशलाइजेशन। ऐसे ही ये एजुकेशन सिस्टम है, और इकोनॉमी को क्या देगा? स्किल्ड लेबर। अब आप बोलोगे सर यहां भी आपने लेबर दिलवा दी, यहां भी लेबर दिलवा दी। भैया दोनों लेबर्स में अंतर है और दोनों की डिमांड। लोअर लेवल पे लोग सीधे जाते हैं, बिहार से, यूपी से, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में चले जाते हैं। तो ये वाले लोग हैं सीधे चले गए इकोनॉमी में। कुछ हैं जो मैनेजर बने हुए हैं, सीईओ बने हुए हैं, सीओओ बने हुए हैं, मतलब जितनी पोस्ट बड़ी बड़ी हैं, वो बड़ी बड़ी पोस्ट कहां से कहां से लोग आते हैं? वो यहां से निकलते हैं और यहां पहुंचते हैं। एमबीए करे हुए लोग एचआर में, मैनेजमेंट लेवल में होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें स्किल क्रिएट कौन करता है? एजुकेशन सिस्टम। फिर ये इसको क्या देता है? रिसर्च के लिए मनी भाई, मनी भाई, फंडिंग। बिना फंडिंग के एजुकेशन सिस्टम चल सकता है? नहीं चल सकता। ये बात अलग है कि कहीं सरकार फंड करती है, कहीं प्राइवेट पार्टी फंड करती है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम को चलने के लिए फंडिंग जरूरी है, इन्वेस्टमेंट वो यही करते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब हमने समझा कि स्ट्रक्चर कैसे इंटरकनेक्टेड काम करता है, वही जो इसके प्रति इसका जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो इसका फंक्शन हो गया। जो इसने इसको दिया, इस पे इफेक्ट छोड़ा, ये इसका इंपैक्ट इस पे हो गया, तो इसको इसका फंक्शन हो गया। यही केस इसमें है और यही केस इसमें है। तो एक स्ट्रक्चर का, एक पार्ट का, कंपोनेंट का दूसरे पार्ट या कंपोनेंट में जो इफेक्ट है, उस इफेक्ट को कहते हैं उस पार्ट का, इस पार्ट का फंक्शन। यानी इस पार्ट पर जो इफेक्ट आया उसको बोलते हैं इसका फंक्शन। क्या इफेक्ट था? ये इसको मेंबर दे रहा है, तो रिप्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ फैमिली। एजुकेशन ने क्या किया? सोशलाइजेशन किया, तो सोशलाइजेशन इज अ फंक्शन ऑफ फैमिली। या स्किल कर रही है ना कुछ लोगों को, तो स्किलिंग भी एक फंक्शन है एजुकेशन सिस्टम का। ऐसे ही इकोनॉमी का मेजर फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या? गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन। समझ में आया? मैं समझा पाया कि फंक्शन क्या है? सोशल स्ट्रक्चर में डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, हर कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड होता है। एक कंपोनेंट का दूसरे कंपोनेंट पे जो इफेक्ट होगा, सिंपल सा मामला, छोड़ो इफेक्ट, ये याद रखो कि एक स्ट्रक्चर में एक कंपोनेंट का जो रोल है, जो वो काम कर रहा है, वही उसका फंक्शन है। इफेक्ट से इसलिए जोड़ते हैं कि उसकी इंपॉर्टेंस, महत्ता को जोड़ा जा सके। जैसे मैं खाना खाता हूं, ये एक मेरा फंक्शन है, लेकिन मैं लाइवलीहुड भी कमाता हूं, ये मेरा दूसरा फंक्शन है। तो सोशियोलॉजी में, फंक्शनलिज्म में एक मैन है ए। थोड़ा और क्लियर कर दें, इफेक्ट के टर्म्स में हम क्यों समझने की कोशिश कर रहे हैं फंक्शन को, वो क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि फंक्शन को इफेक्ट के टर्म्स में क्यों ढूंढ रहे हैं।
एक आदमी है, ये खाना खाता है, फूड जो है वो ईट करता है, ठीक है, और ये लाइवलीहुड भी कमाता है। अब ये दोनों काम कर रहा है, ठीक है। ये समझना आपको जरूरी है कि इसने ये दोनों काम किए, किस काम को फंक्शन पहले माना जाए, किस फंक्शन को ज्यादा जरूरी माना जाए। तो इस फंक्शन को ज्यादा जरूरी माना जाए किस पर्सपेक्टिव से, फैमिली के अदर मेंबर की पर्सपेक्टिव से। इसने जो खाना खाया ये भी एक फंक्शन है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि तुम इससे कैसे कनेक्ट करते हैं, इसे कनेक्ट करोगे इकोनॉमी से। इसने पिज्जा ऑर्डर किया तो इसने डिमांड क्रिएट करी, तो खाना खाना भी, डिमांड क्रिएट करना भी तो एक फंक्शन है। तो इकोनॉमी पे इसने एक अलग इंपैक्ट छोड़ा, डिमांड क्रिएट करी, और फैमिली के अदर मेंबर्स पे अलग इंपैक्ट छोड़ा, वहां उनको उनकी लाइवलीहुड, उनकी आजीविका, जीवन यापन के लिए जो आवश्यक एमिनिटीज हैं, मिनिमम बेसिक एमिनिटीज, वो प्रोवाइड करी लाइवलीहुड कमाकर। तो इस इंडिविजुअल का जो इस पार्ट के रिस्पेक्ट में फंक्शन है वो अलग है, और मेंबर्स के रिस्पेक्ट में जो फंक्शन है वो अलग है। तो ये फंक्शन हमने आइडेंटिफाई कैसे किया अलग है, क्योंकि इस इंडिविजुअल का इस पार्ट पर अलग इफेक्ट है, इस इंडिविजुअल का इस पार्ट पर अलग इफेक्ट। समझा पाया? चल आगे बढ़ते। ठीक है, तो हमने देखा फंक्शन क्या है, एक इफेक्ट है किसका, वन पार्ट ऑफ ओवर अदर। तो फंक्शन क्या है, कंट्रीब्यूशन है। ये लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी होता है सोशियोलॉजी में। फंक्शन क्या है, कंट्रीब्यूशन है ऑफ ए पार्ट टू द मेंटेनेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द सोशल सिस्टम। तो जो पार्ट सोशल सिस्टम में कंट्रीब्यूट कर रहा है उसकी मेंटेनेंस के लिए, वही उसका फंक्शन, इफेक्ट के रूप में हमने समझा। द मेजर फंक्शन ऑफ द फैमिली, सोशलाइजेशन एंड रिप्रोडक्शन, हमने दोनों को समझा। ठीक है, इससे क्या होगा, सोशल ऑर्डर आएगा, स्टेबिलिटी आएगा, कोऑपरेशन आएगा। समझ में आया? फंक्शन समझ आ पाया मैं अपनी बात? चलो, अब जब अगर हमने फंक्शन समझ लिए तो अगले टॉपिक पर चलते हैं, उसे कहते हैं फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स। फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स ये क्या है? अगर फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स को समझना है तो अपन समझते हैं सोसाइटी। सोसाइटी है, सोसाइटी बनी है किससे, स्ट्रक्चर से। बनी कि नहीं? अब इस सोसाइटी के मेंटेनेंस के लिए ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। ये फैमिली है, ये इकोनॉमी है, ये एजुकेशन सिस्टम है, ये पॉलिटिकल सिस्टम है, ये रिलीजियस सिस्टम है। अब हर कंपोनेंट को अपना अपना काम करना होगा, इसे 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 अपना काम करना होगा। अगर इकोनॉमी को अपना काम करना है, अपना रोल अदा करना है, तो इसको क्या करना चाहिए, कुछ चाहिए होगा ना कुछ। जैसे ये तो कोई कह दे कि राजकुमार को पढ़ाना है, लेकिन राजकुमार को पढ़ाने के लिए चाहिए क्या होगा भाई? जो मुझे अपने फंक्शन को करने के लिए चाहिए, रिक्वायर्ड जो चीज, जो एलिमेंट्स हैं, वही फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स है। यानी इसका एक फंक्शन है, इसका फंक्शन है रिप्रोडक्शन। अब इस रिप्रोडक्शन को करने के लिए क्या चाहिए, दो मेंबर्स का साथ होना
वो कहां से आएगा? मैरिज से। हालांकि बिना मैरिज के भी होता है, लेकिन सोसाइटीज में लीगलाइज करने के लिए, लेजिटिमेट करने के लिए, सैंक्शन से बचने के लिए ये क्या होता है? मैरिज बनाई जाती है। तो फैमिली अपना फंक्शन तब कर पाएगी ना रिप्रोडक्शन का, जब उसकी मैरिज हो, वहां मैरिज होगी, फैमिली एग्जिस्टेंस में आएगी। तो फैमिली अपना फंक्शन तभी पूरा कर पाएगी जब उसकी फंक्शनल प्रीरिक्विजिट क्या है? मैरिज हो। ऐसे ही इकोनॉमी, इकोनॉमी का मेजर फंक्शन है प्रोडक्शन, है कि नहीं? तो प्रोडक्शन होगा कैसे भाई? रॉ मटेरियल होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होना चाहिए, स्किल्ड लेबर होना चाहिए। तो अपने फंक्शन को, किसी पार्ट को करने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है, उन्हीं चीजों को क्या बोलते हैं? फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स। समझे? इज दैट क्लियर? चलो, समझा पाया मैं अपनी बात? आगे बढ़ते। फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स के बाद वैल्यू कंसेंसस, अगला टर्म। तो यहां तक कैसे आएगी बात? हमने देखा वैल्यू कंसेंसस को समझने के लिए क्या समझे कि सोसाइटी है, इसके वेरियस स्ट्रक्चर्स है, फैमिली है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, एजुकेशन है, रिलीजन, ये स्ट्रक्चर्स। अगर सोसाइटी को स्मूथली वर्क करना है, इस सोसाइटी को, ये सोसाइटी ए मान ले, तो इसकी वैल्यू इससे मैच करनी चाहिए। मतलब लगभग हर जो स्ट्रक्चर है उनका वैल्यू सिस्टम सेम होगा, तो इनमें कोऑपरेशन बढ़ जाएगा, इनकी फंक्शनिंग स्मूथ होगी, कन्फ्लिक्ट कम होगा, सोसाइटी में पीस होगी, सोसाइटी अच्छी प्रोग्रेस करेगी। जहां वैल्यूज में कंसेंसस नहीं होगा, कंसेंसस, जहां वैल्यूज में कंसेंसस नहीं होगा वहां दिक्कत होगी। बहुत छोटे से लाइव एग्जांपल से समझ लेते, बड़े एग्जांपल से नहीं, हम ले लेते हैं एक एग्जांपल फैमिली का। इसमें 4 लोग हैं, फादर साहब, मदर साहब, सन और डॉटर, 2-4 और लोग ले लेते हैं, ग्रैंड फादर, और यहां ले लेते हैं ग्रैंड मदर। ये 6 लोग मान लो इस घर में रहते हैं। अगर ग्रैंड फादर की वैल्यू रिलीजियस है, वो रिलीजियस ओरिएंटेशन के है, और वो करोड़पति हैं। करोड़पति का मतलब मैं क्यों कह रहा हूं, डेलिबरेटली कह रहा हूं। मान लो इनके पास 100 बीघा जमीन है, ठीक है, ग्रैंड फादर साहब के, और ग्रैंड फादर ओरिएंटेशन क्या है? जनेऊधारी। पूरे बाप तो समझ गया था भैया, वो ठीक था, पिताजी को है उसका बेटा, लेकिन यहां तक बात बिगड़ गई, ये चला गया जेएनयू। ये चला गया जेएनयू। इसने बोला कि भाई जो जनेऊ है ना, ये तो बकवास चीज है। अब जनेऊ, जेएनयू में जनेऊ को बकवास समझ के आया, घर आ गया ये। तो अब बताओ क्या इन दोनों में पटेगी? बिल्कुल नहीं पटेगी। इन दोनों में ना पटे तो फैमिली पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इन दोनों में जहां कन्फ्लिक्ट हो तो फैमिली तबाह हो जाएगी,
फैमिली तबाह हो जाएगी। कैसे कि मान लो फादर थोड़े से ओपन माइंडेड है और मदर जी थोड़ी सी कंजर्वेटिव है। फादर को शाम को 7 बजे आने में लेट हो जाने में कोई दिक्कत नहीं है, मदर को हो जाता है डाउट। अभी रोज कलह होने लगे तो क्या मामला जाएगा, भैया तलाक ले लो। इन दोनों की जिंदगियां खराब हो जाएंगी और इन दोनों की भी जिंदगियां खराब हो जाएंगी, क्योंकि इनको शेल्टर नहीं मिलेगा बुढ़ापे और इनको परवरिश ठीक नहीं मिलेगी। तो हमने समझा कि जो यहां किस बात की दिक्कत आई, फैमिली को तलाक होने में, फैमिली टूटने में किस बात की मतलब प्रॉब्लम थी, ये थी दिक्कत काय की, वैल्यू कंसेंसस नहीं था। यानी सब लोग जितने मेंबर्स थे वो सब अगर एग्जैक्टली सहमत नहीं होते तो कम से कम मिनिमम लेवल तक कंसेंसस में आना होता है। तो किसी भी सोसाइटी को वर्क करने के लिए, कोई सोसाइटी अगर फंक्शन करेगी स्मूथली तो जरूरी है कि उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो है उनमें वैल्यू कंसेंसस हो। इसीलिए सोसाइटीज को बोला जाता है मटेरियलिस्टिक सोसाइटी। मटेरियलिस्टिक सोसाइटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि पूरी सोसाइटी के जितने भी कंपोनेंट्स हैं सब मटेरियलिज्म को एग्री करते हैं। कैसे सोसाइटी में, यूरोप हुआ, यूएसए हुआ, ऐसे देशों में क्या है, वैल्यू कंसेंसस है किसको लेकर, मटेरियलिज्म को लेकर। खूब खाओ, खूब कमाओ, भाड़ में जाओ, दुनियादारी, जितना यूज कर सकते हो एक्सप्लॉइट करो रिसोर्सेस। सब सहमत है इस बात से। क्या धर्म, मतलब क्या रिलीजन, क्या एजुकेशन, क्या फैमिली, क्या पॉलिटी, क्या इकोनॉमी। यूएसए में कोई भी, यूएसए एक सोसाइटी है कि नहीं है, अब इस सोसाइटी में फैमिली भी होगी, सबको रात को डोमिनोज से पिज्जा चाहिए, मतलब इनकी डिमांड है मटेरियलिज्म। इकोनॉमी, डोनाल्ड ट्रम्प साहब जैसे प्रेसिडेंट बनते हैं वहां तो क्या बोलते हैं, प्रोड्यूस मोर, प्रोड्यूस मोर, प्रोड्यूस मोर एट एनी कॉस्ट, प्रोड्यूस एनी हाउ, प्रोड्यूस। तो इन्होंने मटेरियलिज्म की डिमांड, तो यहां भी मटेरियलिज्म, इकोनॉमी भी मटेरियलिज्म, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी गलत नहीं मानता मटेरियलिज्म को, ये भी मटेरियलिज्म। रिलीजन भी प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी ज्यादा है तो वो भी मटेरियलिज्म। तो यहां देखो, ये भी मटेरियलिज्म, ये भी मटेरियलिज्म, ये भी मटेरियलिज्म, ये भी मटेरियलिज्म। यानी स्ट्रक्चर के जितने सोशलिस्ट सोसाइटी के जितने भी स्ट्रक्चर थे सब में मटेरियलिज्म की वैल्यू पर सब कंसेंसस है, सब में सहमति है। इसीलिए वहां कैपिटलिज्म फला फूला। जिन समाजों में इस तरह का वैल्यू कंसेंसस नहीं आता वहां दिक्कतें आती। नक्सलिज्म इंडिया में क्यों उभरा, क्योंकि कैपिटलिज्म का आइडिया सोसाइटी के कुछ हिस्सों को सहमत नहीं कर सका, कंसेंसस में नहीं ला सका, इसलिए वहां नक्सलिज्म जैसी समस्याएं उभर के सामने आई। मैं समझा पाया वैल्यू कंसेंसस क्या है, मतलब सोसाइटी के डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं वो एक वैल्यू पर सहमत। वैल्यू कंसेंसस प्रोडक्शन के लिए जरूरी है, डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, पीस एंड ऑर्डर के लिए जरूरी है, हर चीज के लिए वैल्यू कंसेंसस जरूरी है। वैल्यू कंसेंसस क्या है और क्यों जरूरी है समझा पाया। चलिए आगे चलते हैं। इन तीनों में वैल्यू कंसेंसस नहीं होगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। इकोनॉमिक सिस्टम का मैंने बताया अभी, इसका मटेरियलिज्म प्रोडक्शन से रिलेटेड वैल्यू रहेगी मटेरियलिज्म। इनकी स्किल मटेरियलिस्टिक होगी, मतलब एमबीए ज्यादा क्रिएट करेंगे, इंजीनियर ज्यादा क्रिएट करेंगे, फिलोसोफर कम देंगे। मटेरियलिज्म पर सवाल उठाने वाले कम देंगे, मटेरियलिज्म को बढ़ावा देने वाले फिलोसोफर ज्यादा क्रिएट करेंगे। फैमिली इडली, डोसा, पिज्जा, बर्गर यही चाहिए इनको भी, तो ये भी मटेरियलिज्म प्रमोट करेंगे, ये भी मटेरियलिज्म प्रमोट करेंगे और ये भी प्रमोट करेगा। तो सोसाइटी के जितने स्ट्रक्चर हैं सब एक ही वैल्यू पर कंसेंसस होते हैं, यानी सहमत होते हैं। इसी को बोलते हैं वैल्यू कंसेंसस। मतलब फंक्शनल रिक्विजिट हासिल करनी है तो कहां से आएगी, वैल्यू कंसेंसस से ही आएगी। जैसे मान लो इकोनॉमी को प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल चाहिए और लेबर चाहिए, तो लेबर आएगी कहां से, जब ये लोग मानेंगे कि हाँ प्रोडक्शन जरूरी है, मटेरियलिज्म जरूरी है,
तभी तो ये लोग स्किल्ड लेबर फैक्ट्रीज को देंगे, और जैसा स्किल चाहिए इस इकोनॉमी की फंक्शनल प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए वैसा ही स्किल ये देगा। तो इसकी जो डिमांड्स हैं उनको मीट कब करेंगे ये लोग, जब ये इसकी वैल्यू से सहमत हों। जैसे सिंपल सा फंडा यार, कुछ नहीं समझना तो ऐसे समझो, तुम्हें पापा से एप्पल का 15 प्रो मैक्स चाहिए, तुम्हारी ये फंक्शनल प्रीरिक्विजिट है कि मैं पढ़ूंगा तभी जब मुझे 15 प्रो प्लस चाहिए। अब वो प्रो मैक्स आएगा कहां से, वो प्रोवाइड कौन करेगा, पापा। तो पापा भी इस बात पे सहमत होने चाहिए कि भाई प्रो मैक्स की तुझे जरूरत है और प्रो मैक्स से तू प्रोडक्टिव हो सकता है। प्रोडक्ट जो प्रो मैक्स है वो जरूरत है आज के टाइम की, तभी तुम्हारे पापा तुमको वो चीज देंगे। ये लेन देन हुआ क्यों, क्योंकि तुम दोनों के बीच सहमति थी। जो बेटा मांग रहे थे उन्होंने पिताजी उन बात पे सहमत थे कि हाँ ये डिमांड जेन्युइन है, ठीक है। अगर जेन्युइन नहीं होती तो पिताजी क्या करते थे, डिनाई, फिर होता कन्फ्लिक्ट, तो फैमिली जाती गड़बड़ा, होता भी होगा। चलो वैल्यू कंसेंसस समझा पाया, आगे चलते। सोशल ऑर्डर, जब वैल्यू कंसेंसस होगा तो सोशल ऑर्डर मतलब पीस, ट्रैंक्विलिटी, हार्मनी सोसाइटी में होगी। वो कब आएगी, जब वैल्यू कंसेंसस होगा। हमने पहले ही डिसाइड कर लिया। तो वैल्यू कंसेंसस एक फंक्शनल प्रेडिकेट है किसकी, सोशल ऑर्डर की, ऐसे मान सकते, ठीक है। अब जो ऑल पार्ट्स ऑफ सोसाइटी आर परफॉर्मिंग देयर रोल्स प्रॉपरली, तो होगा कैसे, सोशल ऑर्डर आएगा कैसे, ये आएगा तो तभी जब सारे जो पार्ट्स हैं सोसाइटी के, सारे पार्ट्स अपना रोल प्रॉपरली फंक्शन करें, तब तो सोशल ऑर्डर आएगा। लेकिन आएगा कैसे, ये आएगा वैल्यू कंसेंसस से। वैल्यू कंसेंसस कैसे आएगा, वैल्यू कंसेंसस लाएगा क्या, यूनिटी एंड सॉलिडारिटी, ठीक है। अब ये वैल्यू कंसेंसस कहां से आएगा, सवाल यहां। तो ये जो सोशलाइजेशन से आएगा, वैल्यू कंसेंसस कहां से आएगा, सोशलाइजेशन करना, सबको एक तरह की वैल्यू सिस्टम में डालिए, सबको बताओ मेटेरियलिज्म बढ़िया है, बर्गर खाना बढ़िया है, प्रोडक्शन बढ़िया है, स्किल बढ़िया है, ट्रेनिंग लीजिए, स्किल कमाइए, ज्यादा पैसा कमाइए, ज्यादा पैसा कमाइए, ज्यादा बड़ा घर अच्छा है, मर्सिडीज बेंज, उसके बाद फिर उसके बाद फरारी, मतलब एक तरह की वैल्यू सोसाइटी में दी जाएंगी। तो मतलब वो आती है, वैल्यू कहां से आती है, सोशलाइजेशन से। हमने सोशलाइजेशन बहुत पहले पिछले लेक्चर में समझ लिया। अब क्या ये जो वैल्यू कंसेंसस हो गया, मान लो सहमत हो गए, तो क्या ये सोशल ऑर्डर आ जाएगा वैल्यू कंसेंसस से, वैल्यू कंसेंसस मान लो हो भी जाए, तो क्या सारे लोग एक बार कभी हो सकते हैं सहमत किसी बात पे, नहीं होते। तो उन डिविएंट से निपटने के लिए क्या चाहिए अपन को, सैंक्शंस। ये भी हमने पढ़े थे, पॉजिटिव, नेगेटिव, फॉर्मल, इनफॉर्मल, 4 तरह के। तो हर टर्म को पहले पढ़ने का मकसद समझ में आता है, क्यों पढ़ाया जाता है, क्यों पढ़ना चाहिए। एक चीजों को क्रोनोलॉजी में, सीक्वेंस में समझने में आसानी होती है, ताकि अपन बड़ी चीजों को समझ सके। अब अपन को समझना है क्रक्स ऑफ फंक्शनलिज्म। अगले लेक्चर में इसकी समरी समझेंगे, उससे पहले आज इसका क्रक्स समझ लेते हैं। तो क्रक्स क्या कहता है, कोई भी सोसाइटी है वो इंटीग्रेटेड पार्ट से मिलकर बनी होगी और हर पार्ट की एक बेसिक नीड होगी। इस नीड को बोलते हैं फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स। और प्रीरिक्विजिट पूरी होने पर ये जो पार्ट कुछ करेगा उसको, उसका बोलते हैं फंक्शन, ठीक है। अब ये फंक्शन कितना प्रॉपरली कर पाएगा ये डिपेंड करेगा डिफरेंट पार्ट्स के कोऑपरेशन पर और लेवल ऑफ इंटीग्रेशन पर। मम्मी और बेटी में ज्यादा बनती है, या मम्मी बेटी बेटा में ज्यादा बनती है, मम्मी बेटी पापा बेटा सब में ज्यादा बनती है। तो जितना अच्छा रिलेशन होगा सबका फैमिली में, फैमिली उतनी ही पीसफुल और प्रोग्रेस होगी, प्रॉस्पेरस होगी, ठीक है। अब ये जो कोऑपरेशन है और इंटीग्रेशन है कहां से आता है, ये आता है वैल्यू कंसेंसस।
मतलब सब लोगों को एक वैल्यू पर सहमत होना हो। तो फंक्शनलिज्म जो थ्योरी है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये पता करना कि सोसाइटी में सोर्स ऑफ वैल्यू कंसेंसस क्या है। यही फंक्शनलिज्म का एक मेन ऑब्जेक्टिव है कि कैसे पता करें कि किसी सोसाइटी में लोग किसी वैल्यू कंसेंसस पर पहुंचे तो ये हुआ कैसे, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, धर्म, रिलीजन, धर्म, रिलीजन, इकोनॉमी, पॉलिटी, फैमिली, सोशलाइजेशन, कल्चर, क्या, उसी क्वेश्चन का जवाब तलाशता है फंक्शनलिज्म। ठीक है, तो इसी के साथ आज का लेक्चर होता है समाप्त। थैंक यू, धन्यवाद।